नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल सुमित मेहता जी। सुमित मेहता जी बहुत सारी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडवाइजरी रोल में काम करते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट तो है ही, महाराष्ट्र, यूपी, बहुत सारी गवर्नमेंट्स के साथ में। कुछ एक ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जिसपे हमें लगा कि रोशनी डालना बहुत जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। एक कंपनी आती है यूएस की तरफ से और बहुत बड़ा गेम खेला जाता है। क्या है, कौन सी कंपनी है, उसके साथ किस तरीके से क्या किया गया, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सुमित जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद गायत्री जी, आपका और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय सिया राम। जी, सुमित, आप स्टार्टिंग में ही मैं बात करेंगे कि ये जो कंपनी है, ये मुद्दा क्या है एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप कि भई ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये क्यों एक बहुत बड़ा लेसन है जिसको मीडिया कवर नहीं कर रहा है, शायद जानबूझ के, बिकॉज़ इट्स अ बिग फर्म, बिग फर्म एंड दैट टू अमेरिकन फर्म, और इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। जी। गायत्री, अब सीन ऐसा है कि एक कंपनी है, एक फंड है, रादर जेन स्ट्रीट कैपिटल, न्यूयॉर्क बेस्ड फंड है। और उन लोग एक काम करते थे शेयर बाजार में। शेयर बाजार में अब आजकल कुछ सालों से, यानी अब तो 15 साल हो गए हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम ट्रेडिंग होने लग गया है। उसमें सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग करता है। ओके, तो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, सी अब ट्रेडिंग करनी होती है तो आप क्या करोगे, आप खुद ऑर्डर पंच करोगे। आपको पता है कि ये लेवल के ऊपर अगर भाव गया तो मुझे बेचना है, ये लेवल के नीचे गया तो मुझे खरीदना है। तो ये आपका खुद का एनालिसिस है जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग करते हो। अब वही चीज उन लोग एक एल्गोरिदम में डालते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम में डालते हैं, और वो प्रोग्राम को बोलते हैं कि इस तरह से काम होगा तो तुमने ये भाव आएगा तो तुमने उसको खरीदना है, बेचना है शेयर को। तो उसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एनएसई में 2009 के बाद भी होने लगा था। उसके अंदर एक बहुत बड़ा कोलोकेशन स्कैम भी हुआ था। उसके अंदर कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, काफी बड़े नाम उसके अंदर जुड़े हुए थे, जिसके अंदर अपने भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जुड़े हुए लोग भी इन्वॉल्व थे। लेकिन वो बात छोड़ देते, ये बैकग्राउंड है कि इस तरह से ट्रेडिंग होता था। तो ये फंड ने क्या किया था, उसने यहाँ टोटल 44,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, 8,000 करोड़ का लॉस किया, यानी नेट 3,600 करोड़ रुपए का, 3,650 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। सॉरी, 36,500 करोड़, सॉरी 36,500 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। अब ये कैसे हुआ, सबसे पहले हम लोग मोडस ऑपरेंडी समझ लेते कि क्या करते थे। तो उन लोग ने सिर्फ एक ही चीज पकड़ा था, बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पकड़ के रखा था, जिसके अंदर उन लोग शेयर्स में मैनिपुलेशन करते थे। ओके, अब इसको, इसमें जो स्ट्रेटेजी यूज करते थे, इन लोग डेरिवेटिव मार्केट में खेलते थे, और जो स्ट्रेटेजी यूज करते थे उसको लॉन्ग स्ट्रैंगल करके बोलते हैं, LONG, लॉन्ग स्ट्रैंगल, STRANGLE। आपके जो दर्शक है वो बाद में गूगल गला करेंगे तो दबाने वाला लॉन्ग, स्ट्रैंगल। सॉरी, गला दबाने वाला स्ट्रैंगल। हाँ, ये वो ही है। तो वो लोग गूगल करेंगे आपके दर्शक तो उसको लॉन्ग स्ट्रैंगल कैसे किया जाता है वो पूरा स्ट्रेटेजी मिल जाएगा। हाँ, और किस तरह से वो यूज किया करते, किस तरह से प्लान होता है, वो सब आपको इंटरनेट पे, इन्वेस्टोपीडिया और दूसरे वेबसाइट्स पे मिलेगा। सो विल नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ टेक्निकलिटीज। लेकिन उन लोग क्या करते थे कि उन लोग बैंक निफ्टी और उसके साथ में जो अंडरलाइंग शेयर्स है, मेनली एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, खरीद लेते थे कैश में और फ्यूचर में। अब जब कैश में आप खरीदोगे और फ्यूचर में खरीदोगे तो उसका इंपैक्ट आएगा डेरिवेटिव मार्केट में। ओके, डेरिवेटिव का खुद का वैल्यू नहीं है, लेकिन जो वैल्यू होता है इट इज डिराइव्ड। ओके, जिसने मैथ्स किया है वो समझ में आएगा डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है। तो वहां से बाद में उन लोग है ना पुट खरीदते थे और कॉल बेचते थे। यहां से उन लोग है ना पहले तेजी का माहौल बनाते थे, और बाद में वो सब थोड़ी देर में, यानी ये सब काम है ना 9:15 से 9:15 से लेके 11:49 तक में ये पूरी गेम चलती थी उनकी। ओके, इतना स्पेसिफिक था, यानी बराबर 9:15 से 11:49, 11:49 तक ही ये काम करना है। इसमें बेसिकली उन लोग ने बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया मार्केट में। ओके, जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ओके, ये टाइम में, तो उन लोग क्या करते थे,
पुट बेचते थे, यानी उसने पहले पुट खरीदा है, यानी मंदी खरीदी है और तेजी बेची है, अब उन लोग ने वो रिकवर कर लिया, तो वहां उन्होंने पैसा थोड़ा बना लिया। ओके, और बाद में 11:50 से लेके 3:30 बजे तक उन लोग पूरा रिवर्स गेम खेलते थे, जिसके अंदर पूरा पोजीशन उन लोग रिवर्स कर डालते थे, यानी जो तेजी क्रिएट की है उसके बदले मंदी क्रिएट करते थे और वहां से भी पैसा कमाते थे। तो उनका सॉफ्टवेयर को उस तरह से उन लोग ने प्रोग्राम करके रखा था और वो स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया था इस तरह से मस्ती करने के लिए। अब वहां मस्ती ये हुई कि वहां जो एम्प्लॉयज काम करते थे, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया होगा या जिसके कलीग्स ने बनाया होगा, वो सॉफ्टवेयर लेके उन लोग गए मिलेनियम फंड में। मिलेनियम करके दूसरा एक फंड है। आपको आपको एग्जाम्पल दूं तो कोई अगर आपके यहाँ काम करता है, अब आपके यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग आते, बड़े लोग आते हैं, उसके पास सबके फोन नंबर है, सब कुछ है, तो वो एक कॉम्पिटिंग चैनल पे जाएगा और फिर बोलेगा कि देखो मेरे पास तो पूरा गायत्री का लिस्ट है, ये लोगों को फोन नंबर है, उसका ये प्रोफाइल है, यू कैन कॉल देम। सो इसको पोचिंग भी बोलते हैं और डेटा यानी सीक्रेट बिजनेस सीक्रेट्स ट्रांसफर। तो जेन स्ट्रीट कैपिटल ने केस फाइल किया मिलेनियम फंड पे कि हमारे लोगों ने ये हमारा जो है प्रोप्राइटरी एल्गो है, एल्गो सबका प्रोप्राइटरी होता है, जो इस तरह का एल्गो होता है जिसने एक शेयर या दो शेयर्स का समझ होता है, वो उसमें ही काम करता है, उसके ऊपर से एल्गो बनाते हैं। एक्चुअली बाजार में हम लोग भी अब हम लोगों को जो शेयर समझ में आता है ट्रेडिंग के लिए, सबको 5, 10, 15, 20 शेयर्स पे हैंडल होता है, उसमें ही वो लोग मस्ती करते हैं, वो लोग बाहर नहीं काम करते। लोगों का एकदम यानी प्रिसाइज स्टडी होता है कि इसमें ही काम करना है, इसके अलावा बाहर देखना ही नहीं है। ओके, 24/7 रात को उसको 2 बजे उठा, वो 2 बजे भी उसको बराबर वो दिन में क्या क्या हुआ था वो बराबर समझा देगा, भर नींद में भी। तो ये उन लोग, ये वाला मैटर अमेरिका में चैलेंज हुआ था। तब हमारे इंटेल एजेंसीज को और सेबी को पता चला कि भैया ये मार्च में इंडिया में खुला, वहां जनवरी में हुआ था, मार्च में यहाँ खुला। और मेरे कुछ कनेक्ट से इन द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिक्योरिटी साइड और नेशनल सिक्योरिटी साइड में, जो फाइनेंस साइड और इकोनॉमिक साइड देखते हैं, तो उन लोग ने लास्ट ईयर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू किया था। 15 महीना चला, गायत्री सोचो 15 महीना चला ये इन्वेस्टिगेशन करने में, पकड़ने के लिए कि क्या हो रहा है। जबकि ये चीज हम लोग, मेरा कलीग जो काम करता था, मैं जहाँ शेयर बाजार में काम करता था, वो 2002-3 में ये स्ट्रेटेजी बनाता था हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, मैनिपुलेशन वाला पार्ट नहीं था उसमें, नो डाउट्स इन दैट, हम लोग क्लीन काम करते थे। लेकिन उसको फिर भी वो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसने जिस तरह से स्ट्रेटेजी यूज की, दैट वाज ह्यूज। 15 महीने लगे और अभी जून में फाइनली आया कि सेबी का जो रिपोर्ट आया, 44,000 करोड़ का प्रॉफिट, और जो शेयर्स बाद में कम भाव पे बेचे तो उसका जो लॉस हुआ वो 8,000, तो नेक्स्ट 36,500 करोड़ रुपए मार्केट से लेके गए। ये पहला पार्ट है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एफआईआई उसको इंट्राडे ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है। बाहर से जो निवेशक आते हैं, विदेशी निवेशक, वो कभी भी इंट्राडे सट्टा नहीं कर सकते, जो हम लोग, मैं और आप कर सकते हैं। तो उसमें उसने क्या किया कि वो उसने एक डोमेस्टिक कंपनी बनाई मैनिपुलेशन के लिए खास, और मैनिपुलेशन की जो कंपनी बनाई वो ये सब करती थी और बाद में पैसा राउट होके इंडिया के बाहर जाता था। ओके, मैं ज्यादा नंबर्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन एट दिस स्टेज, बोरिंग हो जाएगा लोगों के लिए भी। तो उसने सेबी के रूल से, एक फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन से, बाद में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन है, वो सब वायलेट किया था। सो दिस इज हाउ दे प्लेड द होल गेम, गायत्री, और उन्होंने रफली 36,500 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। तो आप सोचिए, आपके दर्शकों को सोचने की जरूरत है कि इस तरह से अगर मार्केट में मैनिपुलेशन करके कोई 36,500 करोड़ रुपया बना लेता है, सो दैट इज ह्यूज। उसको कुछ भी काम करना होगा, ये देश के अंदर कुछ भी काम करना होगा, इट बिकम्स अ बिग रिस्क फॉर द कैपिटल मार्केट्स। और सबसे बड़ी बात है कि 36,500 करोड़ जो गए हैं, अपने देश के इन्वेस्टर्स के पैसे गए हैं, अपने लोगों के पैसे गए हैं। तो वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो। ओवर टू यू, गायत्री। You said it's a national security threat. और जब ये ये उस वाले पॉइंट पे आती हूँ, बिकॉज मेरे को बूमरैंग नेशनल सिक्योरिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी इन ऑल द टॉक्स। जब ये लेकर जा रहे थे, जब ये माइनिंग कर रहे थे, इस तरीके से पैसे यहाँ से कमा रहे थे, तो सेबी क्या कर रही थी? सेबी रेगुलेट्स दीज थिंग्स, नो? सी प्रॉब्लम क्या मालूम है, सेबी में
बहुत सारे चैलेंजेस है। एक तो वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर देश भर के ब्यूरोक्रेट्स है, तो उन लोग का जो माइंडसेट है, उनका जो एक्सपीरियंस है, दैट एक्सपीरियंस इज लिमिटेड टू ओनली लॉ एंड रेगुलेशंस। और मार्केट में काम कर रहे हैं तो मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अब सीन ये हो रहा है कि देश में फाइनेंशियल मार्केट्स आर इवॉल्विंग, और जो फाइनेंशियल मार्केट्स इवॉल्व हो रहा है उसके अंदर चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, इट इज टोटली आईटी एंड अ सॉफ्टवेयर ड्रिवन थिंग। वो किस तरह से काम कर रहा है, इवन एनएससी का जो कोलोकेशन स्कैम हुआ था उसके अंदर सेबी को काफी टाइम लगा था ये सब समझने में। तो सेबी इज नॉट येट बिकम टैक्स सेबी। मार्केट में जो धांधली होती है, जो मैनिपुलेशन होता है, जो गड़बड़ी होती है, सेबी को समझ में आ रहा है, सेबी के पास लोग हैं जिनको वो सब समझ में आ रहा है। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, वो अभी तक उन लोग वो समझ नहीं पाया। उस तरह की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए जिसको मार्केट समझ में आए, लॉ और रेगुलेशन समझ में आए, और साथ में टेक्नोलॉजी समझ में आए। तो वो अभी तक उन लोग बना नहीं पाए, इसलिए 15 महीना लगा उनको सिर्फ समझने में। और दूसरा है कि जो सेबी के अलावा एनएससी बीएससी के साथ उसका जो डेटा एक्सचेंज होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। मेरी जो एजेंसी से भी बात हो रही थी तो उनका भी है कि मैंने बोला भैया आप डेटा लो ना, ये हम लोग भी रोज नहीं बता सकेंगे आपको, अगर हो रहा होगा तो भी, क्योंकि मार्केट में करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आज सिर्फ बीएससी एंड बीएससी पे तो बहुत कम है, एनएससी पे जो वॉल्यूम्स होते हैं वो लाखों करोड़ों में होते हैं। हम लोग को कहाँ पता चलेगा? किसी ने एक छोटा एरिया पकड़ के रोज मस्ती कर रहा है तो आपको सॉफ्टवेयर के साथ प्लग इन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको भी सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे वो चेक करने के लिए कि कहाँ मस्ती चल रही है। तो देर इज अ नीड फॉर टेक्नोलॉजी इट्स नॉट इंडियन इट्स नॉट फिजिकली इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल। जैसे जो लोग मॉनिटर करते हैं सेबी को, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको बिना किसी टेक्नोलॉजी के एल्गोरिथम के मॉनिटर करें। यू आर सेइंग दैट यस सो दे नीड टू बी यस टेक सेवी नाउ। बहुत टैक्स सेवी, और उसके साथ में उन लोग को पूरी एक सॉफ्टवेयर बनानी पड़ेगी कि कौन से लेवल पे कहाँ क्या मस्ती चल रही है। सी ये छोटे छोटे 10 लॉट 50 लॉट 100 लॉट के लॉन्ग स्ट्रैंगल्स तो छोटे मोटे लोग भी कर डालते हैं बॉम्बे में, यानी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना बड़ा जब 44,000 करोड़ का काम होता हो नहीं, वो तो भी एक सेबी प्रोप्राइटरी फर्म से, बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट वन कंपनी, इट्स जस्ट वन मैन टीम, प्रोप्राइटरी फर्म है ये। दिस इज नहीं, द ये व्हाट वी कैन बेसिकली फंड है और इसने 4 कंपनियों के थ्रू काम किया था। इसके अंडर में 4 अलग अलग कंपनियों के थ्रू ये काम हुआ है टेक्निकली स्पीकिंग। लेकिन वो तो कंपनियां बनती रहेगी, लेकिन आपको हर एक जो प्राइस पॉइंट्स है, इसको है ना स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस में क्या मस्ती चल रही है वो आपको पता चलना चाहिए। उसके लिए उतना डेटा पे आपको एआई ड्रिवन डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि भैया क्या गड़बड़ी हो रही है और कहाँ कुछ गड़बड़ी हो सकती है, देन यू कैन गो एंड इन्वेस्टिगेट। तो उसके अच्छा लिए यू सुमित, नीड अ ये हाँ जी, जी, प्लीज़ कंटिन्यू। तो उसके लिए यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, अ प्लेटफॉर्म विच इज वेरी स्टडी। और दूसरा है कि अभी ये तो अमेरिका में ये बात निकली इसलिए यहां तक आया। अगर एग्जांपल दूं तो मेरी और आपका झगड़ा हो गया, मेरा और आपका, इसलिए किसी को पता चला कि ये सुमित और गायत्री ये गड़बड़ी कर रहे थे। नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि गड़बड़ी चल रही है मार्केट में। यानी सोचो अपने पास कोई अभी आज के तारीख में कोई ऐसा ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है जिससे हमें पता चले कि भैया देश में क्या हो रहा है शेयर बाजार में। यहाँ टोटल शेयर बाजार में 7-8 8 8 9 9 लाख करोड़ रुपए का रोज का वॉल्यूम हो रहा है। एंड इफ दिस इज द वे इट कंटिन्यूज तो कब पैसा देश से चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। एक और आर्टिकल आया था सुमित, which said Jane Street earns $2.3 billion riding India's options trading wave. ज्यादा, इट इज रफली 5 बिलियन। इट इज Million or रफली billion? फाइव Because बिलियन this one says बिलियन billion. बिलियन 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 BILLION 5 बिलियन। 44,000 करोड़ यानी 1,000 करोड़, 8,000 करोड़ इज 1 बिलियन। 44,000 यानी रफली $5.5 बिलियन हो गए, या 5-5.5 बिलियन का काम हुआ है। और उसके सामने 1 बिलियन का लॉस हुआ, यानी 4 बिलियन का नेट प्रॉफिट लेके गए, $4 बिलियन। बट एक चीज आपको एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल और दिखाऊं, डिस्पाइट ऑफ हम्म सो मेनी थिंग्स हम्म नाउ लुक व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन, आई एम क्वाइट शॉक्ड।
Jane Street or not, Quants are back at IITs in search of top talent. July 16, कल की न्यूज़ है, परसों की एग्जैक्टली न्यूज़। सी ये, अरे मैं बीच में दिल्ली आया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑन एआई। तो उनके यहाँ यानी सब साइंटिफिक, सब इंजीनियरिंग के और साइंस के लोग थे, उन लोग सब टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे थे। तो एंड में मुझे बुलाया था कि भैया मार्केट के बारे में, एआई का मार्केट क्या है, फ्रॉम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो हमारे बच्चों को दो, क्योंकि उन लोग तो साइंस जानते हैं, लेकिन जब उन लोग कॉलेज खत्म होगी और उन लोग जब नौकरियां ढूंढेंगे या नौकरी करने लगेंगे तो उनको मार्केट में नौकरियां मिलने वाली है। तो उनको थोड़ा मार्केट का आइडिया होना चाहिए कि क्या है। तो मैंने वहां सब साइंस के बच्चे थे, प्रोफेसर्स थे साइंस के, तुम्हारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप एकेडमिशियंस भी थे। मैंने वहां जाके ही बोला मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन अब तुम इंजीनियर लोग हमारी नौकरियां खाने लग गए हो। ये मैंने उनको वहां ओपनिंग स्टेटमेंट था मेरा, कि तुम इंजीनियर लोग हमारा पैसा हमारा नौकरियां खाने लग गए हो, क्योंकि जो चीज हम लोग, हमको जो डिसीजन लेने को 4 मिनट सेकंड लगते हैं, वो अगर आप एआई बना लो, एआई से सॉफ्टवेयर बना लो, वो ऐसे 40 डिसीजन 1 सेकंड में ले सकता है। नाउ इमेजिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 4 सेकंड लग रहा है एक डिसीजन लेने को और एग्जीक्यूट करने को, एक साइंस का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, वो उसके ऊपर ही स्टडी करके वो सॉफ्टवेयर बनाएगा तो वो ऐसे 40 डिसीजन 1 सेकंड में ले लेगा। दैट इज द स्पीड। आज शेयर बाजार में इंपॉर्टेंट है स्पीड, कि मैं कितना फटाक से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूं। अच्छे में अच्छे लोगों को जो पगार मिलते हैं मार्केट में, तगड़े पगार मिलते हैं। एआई इज इवन स्मार्टर। और मैं आपको बोलता हूँ गायत्री, कैसी कैसी पगार मिलती है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे, किस तरीके की नहीं इसमें पगार। पगार कैसे मालूम है, लोग हम्म। पंचिंग थी बेसिकली। हम लोग जो ट्रेडिंग का ये होता है ना सॉफ्टवेयर, उसमें 2 बटन्स होते हैं, F1 और F2 कंप्यूटर पे। F1 यानी खरीदो और F2 यानी बेचो। तो हम लोग मार्केट में क्या करते हैं कि F1 करना है, F2 करना है। अब आप लोगों का एक तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए कि मैं कितना पैसा बना रहा हूँ, और डेरिवेटिव्स है ना, मैं आपको बोलता हूँ मेरा मैथ्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैथ्स जैसा होना चाहिए वैसा ही है, 2+2 = 4। लेकिन डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ये सब जो एडवांस मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये सब बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें हैं। मैं खुद भी 11th में मैथ्स में फेल हो गया था, फिर मैंने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ले लिया कि भैया मैथ्स को दूर से राम राम करके निकल लो, हमारी मैथ्स इतनी अच्छी है। ओके, तो अब इन लोगों को वो जो है कि इतना स्प्रेड आ रहा है, ये स्प्रेड पे कितना पैसा बनेगा, वो पूरा एक स्पीड, उसके लिए एक मैथमेटिक्स रहता है, एक पूरा कैलकुलेशन का मेथड रहता है। अब वो कैलकुलेशन आप एक्सेल शीट बनाओगे तो भी डेटा पंच करने को टाइम लगता है, वो डेटा पंच करके आपको रिजल्ट मिलेगा, बाद में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। तो उसके अंदर 4 सेकंड, अच्छे में अच्छा बंदा होगा तो उसको 4 सेकंड लगेगा, और पगार उस पर मिलेगा कि तुम कितना फास्ट काम कर सकते हो। तो लोगों के पास कंप्यूटर रहेगा, कैलकुलेटर रहेगा, सामने स्क्रीन, यानी 2-2 कंप्यूटर लेके बैठे हैं, 3-3 कंप्यूटर लेके बैठे हैं, ऐसा पूरा काम चलते रहता है बाजार में। जो अच्छे लोग हैं उसके पास 4-4, बहुत लोग तो अब नए लोग आए उसके पास 4-4 स्क्रीन सामने रहती है, फेस के सामने। अभी मेरे सामने एक स्क्रीन है, उसके पास वैसी 4 स्क्रीन है, एक ऊपर, एक बाजू में और एक ऊपर के बाजू में। तो वैसा पूरा सिस्टम बना रहता है। अब वही काम एल्गो कितने में कर लेगा, 40 ट्रांजैक्शन का कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर लेगा, क्योंकि उसके पास डेटा आता है, वो लाइव प्लगइन होता है, लाइव प्लगइन को लोग कैलकुलेट करते जाते हैं और डिसीजंस लेते जाते हैं। तो इट इज सच अ फैंटास्टिक थिंग। मैं आपको, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मेरे एक एक्स बॉस थे, उसकी वाइफ एक बड़ी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक में एक डिवीजन में काम करती थी। शी इज अ PhD इन मैथमेटिक्स फ्रॉम IIT। मैंने बोला वो फाइनेंशियल मार्केट फर्म में क्या कर रहे हैं, तो बोला एल्गो पे काम कर रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन करना है। इमेजिन PhD इन मैथमेटिक्स जिसने किया है, वो एल्गो बनाने में इन्वॉल्व है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उनको समझाते कि ये है, उसके बेसिस पे उन लोग सॉफ्टवेयर में एल्गो बना रहे हैं, और उनका पगार मेरे बॉस से ज्यादा था। इमेजिन। और हम लोग यहाँ 700, मैं 800, 1000 के। देखो, आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट मैं नंबर्स में पूछ रही हूँ। आपने सारी थ्योरी तो समझा दी, बट नंबर्स पूछ रही थी मैं एक्चुअली।
नंबर्स कितने? नहीं, नंबर्स तो सी मैं आपको बोलता हूँ, अच्छे में अच्छा डीलर होगा ना, वो साल में ना सिर्फ बोनस में एक मर्सिडीज आराम से खरीद सकता है। बोनस में? बोनस में मर्सिडीज आराम से खरीद सकता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, उन लोगों को नौकरी में पगार नहीं मिलता है, 2-3 कंपनियां में नाम नहीं लूंगा, हाँ कुछ नहीं, तुम आओ यहाँ, तुम्हें खाना मिलेगा, सुबह चाय मिलेगा, शाम को नाश्ता मिलेगा, दोपहर को खाना मिलेगा। जो तुमने यहाँ ट्रेडिंग किया उसमें से 25% तुम्हारा, उसमें उन लोग ने मर्सिडीज खरीदी है। और सब गुजराती मारवाड़ी लोग, यानी मर्सिडीज लास्ट में आता है। पहले घर में पैसा भरो, फ्लैट लो, प्रॉपर्टी लो, पैसे इन्वेस्ट करके रखो, बाद में जो पैसा खर्च करना है दिखावे के लिए। हम्म। और वो बंदा जो मर्सिडीज में आता है वो शर्ट 400 रुपए का पहनेगा और ये आएगा बात तो मर्सिडीज। देखो, इस बात पे इतना कमा रहे हैं तो थोड़ा ढंग के कपड़े भी पहन ले, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, है वो सी 400 रुपए की दिखावा क्यों शर्ट करे? पहनेंगे। वो सिमिलर टू नहीं, ना कोई कि वो फर्क नहीं पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? मुंबई वाली ट्रेन में एक डब्बे वाला एक डायमंड के डब्बे वो लेकर चल रहा है पूरा। क्या मतलब फर्क लिटरली पड़ता है? स्टोरीज हम अगर सुनते मेरे हैं। पास पैसा भी है, मैं दिखावा क्यों करूं? आई डोंट वांट एंडोर्समेंट फ्रॉम यू बेस्ड ऑन माई मनी। यानी मैं अगर 17,000 या 18,000 करोड़ रुपए का 18,000 रुपए का शर्ट पहनूं और आपका अट्रैक्शन लूं, मुझे वो नहीं करना है। ये बाजार में ऐसे लोग भी है। हमारे यहाँ एक क्लाइंट था, ओके, मेरे से कुछ 5 एक साल बड़ा था, और कुछ नहीं तो 100 करोड़ प्लस का आदमी। ओके, वो किस में आता था? ट्रेन में। थैंक गॉड, मैंने कहा कहीं वो ऑटो रिक्शा में तो नहीं आता था, क्योंकि ऐसी नहीं, एक और कहानी थी। आई टेल यू वन मोर एग्जांपल। एक बहुत बड़ा फंड मैनेजर बॉम्बे में, उसने खुद का फंड बेचा था, उसको 500 करोड़ रुपए मिले थे। उसके पास कुछ नहीं तो 20 करोड़ रुपए का फ्लैट, लेकिन ऑफिस कैसे आता था? लोकल ट्रेन में। तो मुंबई में पैसा होगा तो पता नहीं चलता है, आपके बाजू में से आदमी निकल जाएगा, 1,000 करोड़ का आदमी, आपको पता भी नहीं चलेगा इसके जेब में 1,000 करोड़ है। ऐसा है मुंबई। अच्छा, आपने आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी विच जस्ट स्ट्राइक में, ये जेन कैपिटल ने एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को क्यों चुना? सी, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का वेटेज है ना इंडेक्स में सबसे हाई है। आपको कभी भी मार्केट में मैनिपुलेशन करना हो ना, तो आप जो वेटेज देखते हो, कैसे, जैसे इंडेक्स है, सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स के अंदर रिलायंस है, एक्सवाइजेड, ऐसे 4-5 शेयर्स है जिसका वेटेज बहुत हाई होता है। तो आपने उसमें थोड़ा मस्ती किया ना तो भी ओवरऑल हो जाता है। यानी अगर मैं, आपके यहाँ काफी लोग हैं जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि वेटेज है कि चैप्टर नंबर 1 20 मार्क का आएगा, चैप्टर नंबर 2 35 मार्क का आएगा, चैप्टर नंबर 3 मिला के 75 मार्क्स होने वाले, बाकी सब में बाकी सब चैप्टर्स मिलके 25 मार्क है। मैं 3 चैप्टर पे फोकस करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा एग्जाम। तो वेटेज देखते हैं, और वो दो शेयर्स में वेटेज बहुत हाई है क्योंकि इनका मार्केट कैप बड़ा है, इसके अंदर वॉल्यूम बड़ा है, लिक्विडिटी बड़ी है। तो उसका इम्पैक्ट भी, मैं सिर्फ अगर ये दो शेयर्स खरीदूं बड़े क्वांटिटीज में, ह्यूज क्वांटिटीज, तो ऑटोमेटिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा। सो इज इट ओनली जेन कैपिटल एक एक्सक्लूसिव एग्जांपल था, और देयर नहीं आर नहीं नहीं, अदर? आई गिव यू वन रियल लाइफ स्टोरी। एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है, आई विल नॉट टेक द नेम। नहीं, मैं सुमित, मैं इंडियंस वालों की नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि स्पेशली अमेरिकन हो या चाइनीज हो, क्योंकि सी कहीं हमें इन लोगों से भी, खतरा है। सो व्हेन दे टेक द फंड्स अवे, वी नो दैट फंड विल बी यूज्ड अगेंस्ट अस। तो मेरा यस, फोकस एक्चुअली इसलिए उनकी तरफ था जी। हाँ हाँ, सी ये कौन से भी मार्केट में हो सकता है। आप मुझे चाइनीज मार्केट दो, आप मुझे अमेरिकन मार्केट दो, आप मुझे पाकिस्तान का मार्केट दो, आप मुझे कोरियन मार्केट दो, आपको कोई भी मार्केट दो जहां डेरिवेटिव्स चलता होगा, डेरिवेटिव्स नहीं भी चलता होगा, सादा मार्केट, अपना जो बेसिक सेंसेक्स है, बेसिक सेंसेक्स भी छोड़ो, जो मैं बोल रहा था एक फंड, ये सब जगह हो सकता है कोई भी देश में, क्योंकि बेसिक्स तो सेम है। जैसे अगर डॉक्टर है, अगर डॉक्टर इंडिया से अमेरिका जाएगा तो भी खांसी होगी, तो खांसी के लिए कौन सा बॉडी का पार्ट देखना है, वहां क्या गड़बड़ी हो सकती है, कौन सी दवाई देनी है, बदलेगा तो नहीं। हाँ, गाय और इंसान के बीच में फर्क हो सकता है कि गाय को बुखार आया तो उसको अलग दवाई होगी, इंसान को बुखार आया तो अलग दवाई होगी, लेकिन अमेरिका में और इंडिया में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली मार्केट्स आर सेम, इट इज द गेम ऑफ वेटेज। तो ये कहीं भी कर सकते हैं। अमेरिका में अगर हमारे पास पैसे हो, हम लोग पाकिस्तान मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं।
जॉर्ज सोरोस ने ऐसे ही किया था। आई विल टेल यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। जॉर्ज सोरोस ने 1992 में ही वाज कॉल्ड द रेडर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड वहां का रिजर्व बैंक है इंग्लैंड का, उसको बैंक्रप्सी पे लेके आया था। उसने वही मस्ती, यानी एकदम एग्जैक्ट वर्बैटिम वैसा ही नहीं था, लेकिन उसने ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के साथ उसने मस्ती की थी और उसको उसको उसने तोड़ दिया था। इमेजिन। तो ये कई, और बाद में 96 97 में उसने वही साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स के साथ किया था, उसकी करेंसी को ब्रेक करके। तो दिस कैन हैपन इन करेंसी, इट कैन हैपन इन डेट मार्केट। आगे चल के अपने जो बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, वो लिस्ट होने वाले हैं मॉर्गन स्टैनली और उसके ग्लोबल इमर्जिंग बॉन्ड्स मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स में। तो वो उसमें अगर बाहर ट्रेडिंग चालू हुआ तो उसके अंदर भी यही मस्ती होगी। अदानी में भी क्या हुआ था, अदानी में जो शेयर के भाव तोड़े थे, वो उसका जो डेरिवेटिव था, फ्यूचर था अदानी का एक्सक्यूज मी, उसको न्यूयॉर्क मार्केट में उसको तोड़ा था, उसका यहाँ ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया था। सो ये तो कहीं भी हो सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसा वो उतनी बड़ी मार्केट में गेम कर सकता है। अमेरिका में ये भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, या अमेरिका में भी हो रहा है, सिर्फ हमें पता नहीं है। जो लोग इंडिया में सॉफ्टवेयर बना के इंडिया में खेल रहे हैं, जरूरी नहीं है वो इंडिया में ही खेलते हैं, वैसे ही उन लोग अमेरिकन मार्केट में भी नैस्डैक और एनवाईसी पे भी काम कर रहे होंगे ना। You have a point. Now, you said it's a national security threat. Please elaborate. सी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इस तरह से, जब इतना सारा पैसा इंडिया से जा रहा है और वो भी बाय ड्यूपिंग इंडियन इन्वेस्टर्स, तो दिस इज अ रिस्क, क्योंकि अपने देश का पैसा जा रहा है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, अगर सेबी का बीच में रिपोर्ट देखे तो सेबी ने बोला है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो एफ में काम कर रहे हैं वो लोग सब लॉसेस कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडर्स पैसा बना रहे हैं इसके अंदर, यानी जो बड़े वाले हाथी और मगरमच्छ है वो पैसा बना रहे हैं। छोटा आदमी कोई सोचेगा मैं मार्केट में रोज 5,000 10,000 कमा लूंगा, तो वो उल्टा लॉसेस कर रहा है मार्केट में। और ये करोड़ों रुपए का इंडिविजुअल्स के लॉसेस है, करोड़ों रुपए के। ओके, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस तरह से मैनिपुलेशन होता है। मैंने आपको यहाँ समझाया कि किस तरह से मैनिपुलेशन होता है। ये बड़े लोग ये मैनिपुलेशन कर लेते हैं, छोटे आदमी जो पीछे से देखते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आज से कुछ 20 साल पहले की बात है, तब एक सॉफ्टवेयर पे जब ट्रेड देखते थे ना, 1 लाख शेयर्स का बाइंग निकला है, तो हम लोग मजाक में, हम लोग ट्रेन में, हमारा पूरा शेयर बाजार का ग्रुप साथ में ऑफिस जाता था सुबह के टाइम में। तो हम लोग ये जो बड़े ब्रोकर्स है, लेकिन दे आर नॉट सो वेरी बिग, उसको हम लोग है ना गुजराती धोती टोपी ब्रोकर बोलते हैं। और हम लोग सब सूटेड बूटेड ब्रोकर्स होते थे, क्योंकि हम लोग काफी बड़ी फर्म्स में काम करते थे। तो मजाक में बोलते, हम लोग बातें करते थे कि एक बंदा ऐसे ही खुद मस्ती में 1 लाख शेयर खरीद लिया। ओके, उसने बोला सब धोती टोपी कर लगा, एफआईए खरीदी करने लग गया है, और थोड़ा भाव बढ़ा तो मैंने 1 लाख शेयर बेच दिए, और उन लोग सब लेके बैठे कि अब एक्चुअल बाइंग चल रहा है। तब तक इसने पैसे बना लिए थे 1 लाख शेयर्स में। ज्यादा नहीं बनाया था उसने, 10 1 लाख रुपए बना दिए थे। ये 2005 2006 में 10 1 लाख रुपए, विच इज गुड इनफ मनी। तो ये तो चल रहा था तब भी, इतना ही था कि तब वो पैसा इंडिया में ही रहता था। आज वो पैसा इंडिया के बाहर जाने लग गया है, सो वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। और दूसरे, अब किसी को पैसा इंडिया में लगाना है, ऐसे सीआईए को ऑपरेशन करना है, या एमएसएस विच इज द चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको इंडिया में कुछ एक्टिविटी करने के लिए पैसा चाहिए। जैसे से अपना ये स्टरलाइट जैसा एक क्लोजर करना है। अब स्टरलाइट में उन लोग ने 100 करोड़ रुपया खर्च किया था, 100 करोड़ रुपया ही खर्च करना पड़ा था पूरा। अपना एक प्लांट, जहां कुछ नहीं तो हम लोग ने, कुछ नहीं तो हम लोग 5 लाख टन कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, वैसा प्लांट बंद करने के लिए सिर्फ 100 करोड़ का खर्चा करना पड़ा। तो लोग बोलेंगे अब मैं, हम लोग वहां से पैसा डाले, उसके बदले तो हम इंडियन मार्केट में सट्टा करके पैसा जनरेट करेंगे, उनको दे देंगे, बात खत्म हो गई। हमको इंडिया का ही पैसा, सी दिस इज काइंड ऑफ नक्सलाइट एक्टिविटी। नक्सलाइट्स, और उन लोग क्या करते हैं, लोग वहां से मिनरल्स का स्मगलिंग करते हैं, जंगल के अंदर इलीगल लंबरिंग करते हैं। ओके, फिर इलीगल माइनिंग करते हैं। वो पैसा उन लोग बाद में वो जो बेचते हैं, या ड्रग्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है आज, उन लोग जो ड्रग्स बना रहे हैं, वो ड्रग्स उन लोग, हम लोगों को ही पास आता है, वो ही पैसे से फिर उन लोग वेपन्स खरीद रहे हैं, जो मणिपुर में हो रहा है, और उससे उन लोग टेररिज्म चला रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ
अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जॉर्ज सोरोस है, वो बोला कि मैं $100 करोड़, $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ मैंने सिर्फ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को निकालने के लिए रखा है। अब जॉर्ज सोरोस खुद भी शेयर बाजार का ही आदमी है, वो काफी बड़ा मगरमच्छ है। ओके, तो वो बोलेगा मैं वो पैसा मेरे जेब से भी क्यों निकालूं, मैं इंडियन मार्केट से कमा के 1 बिलियन नहीं, मैं $2 बिलियन इंडियंस को दूंगा नरेंद्र मोदी को निकालने के लिए। क्या करेंगे हम लोग? आज हमारे यहाँ अभी इश्यू आया है, यूपी में 1,000 करोड़ आए थे ओनली फॉर लव जिहाद। आपके यहाँ शायद उसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ होगा। चंगूर वो बाबा, चंगूर चंगूर बाबा। बाबा। अब 100,000 करोड़ बाहर से लेके आने के बदले इंडिया में से ही लूटो और दे दो। 1,000 करोड़ नहीं, 2,000 करोड़ दे दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? इंडिया में से ही कमा रहे हैं और इंडिया में ही खर्च कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ये सब हो रहा है, ये पैसा कहाँ जाएगा? अब ये तो चलो पैसा बाहर गया है और ये एक प्रोफेशनल फंड है जो कमाने के लिए बैठा है, लेकिन अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई इंटेल एजेंसी का फ्रंट होगा जो ये पैसा इंटेल ऑपरेशंस के लिए, डिस्टेबिलाइजेशन ऑपरेशंस के लिए इंडिया में लगा रहा होगा, या फिर शिंगू बॉर्डर या ऐसा खालिस्तानी मूवमेंट को देने के लिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? पैसा तो इंडिया में से ही जनरेट हो रहा है, और उससे खालिस्तानी मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट, वो मूवमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे? सो दिस इज वेयर द होल नेशनल सिक्योरिटी एंगल कम्स इनटू प्ले। हमारा ही पैसा हमारी ही गली के ऊपर करने के लिए, चाहे वो लव जिहाद यस, हो या टेररिज्म हो या फिर वेपन्स, अपने हमारे दुश्मनों को वेपन्स बेचने के लिए हो। बेसिकली दे यूज मेरी जूती मेरे सर, इन शॉर्ट यस, अगर मैं कहूँ, यस। right? उसके लिए और सी उनको अपना इन्वेस्ट इफ यू, करने की भी जरूरत नहीं है। और एंड सी बात ये भी ना सुमित, हमारा देश इतना बड़ा है और we have a prosperous country, people don't realize that, it's just that कि एक चीज है जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, we need to learn civic amenities. That is the only thing which is worst, I think, bad across when compared to other countries, but otherwise we have a prosperous country. हमारे यहाँ से पैसा कमा के हमारे अगेंस्ट में यूज करना, ये तो इमेजिन, पैरासिटिक होती है। नहीं ये पैरासिटिक ही है, हम ये जमीन ही ऐसी है, इसे सावरकर ने इसको पुण्य भूमि कहा था, कि यहाँ पुण्य इतना जमा अर्जित हुआ है ये देश में, ये जमीन में, ये माटी में। जो लोग यहाँ आके मंदिर तोड़ के करोड़ों रुपए के, तब करोड़ों रुपए के सोना चांदी हीरा मोती जेवर लेके यहाँ से लेके गए जो दूसरे देशों में, वो देश आज कंगाल है। और हमारे यहाँ वापस हम दूसरा राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में, और वहां हम करोड़ों रुपए के सोने के दरवाजे बना रहे हैं। पैसा आ उसका रहा है रीज़न है वापस। ना, क्योंकि हम मेहनत करते रहे हैं, हमेशा वी हैव ऑलवेज़ एग्जैक्टली। रिलाइड, वी हैव नॉट बीन पैरासिटिक, हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे होता है ना यस, वो जो फूड चेन की जब हम बात करते हैं, सबसे आते हैं प्रोड्यूसर्स, तो वी आर प्रोड्यूसर्स वी आर एंड देन दे आर प्रोड्यूसर्स। और पैरासाइट, दूसरा, दे आर कंज्यूमर्स। जो धर्म का फंडा है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, हम लोग ने अर्थ से चालू किया। और जब अर्थ धर्म के साथ जुड़ा होता है तो अर्थ होता है, अगर वो धर्म निकल जाता है तो अनर्थ होता है। जो ये लोग करते थे, उन लोग यहाँ आते थे, लूट करते थे, ये सब करते थे, उन लोग को धन अर्जित करने के लिए, जो अर्थ अर्जित करने के लिए धर्म की जरूरत है वो नहीं पता था, तो उन लोग अनर्थ करते थे। हम लोगों ने मेहनत की, हम लोग ने धर्म के रास्ते पे चले, इसलिए हम लोग अर्थ अर्जित कर पाए। आजादी के वक्त हमारा देश कहाँ था? आज कितना हम लोग स्ट्रांग हो गए हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम अर्थ धर्म के साथ जोड़ के जी रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। दूसरा मुझे इसमें क्या बोलना था, जो भी इंटेल एजेंसीज होती है ना, जैसे सीआईए ने पूरा अफगानिस्तान क्यों रखा था? उसको जितना अफगानिस्तान का काम करना था, काफी सारा उसमें ड्रग मनी, वहां ओपियम और उससे जो ड्रग स्मगलिंग होता था, उससे उसने पैसा जनरेट किया सीआईए ने, टू रन ऑल द तालिबान ऑपरेशंस। ओके, हर एक तो एजेंसी ऐसे ये ही आप करती यू आर बीइंग वेरी मॉडेस्ट। तालिबान ऑपरेशन नहीं, अपनी अपनी पॉकेट्स भी गरम की, प्रेसिडेंट्स को भी बनाए और भी बहुत सारे काम किए। वो इतना पैसा है। कमाया वहां से कि वो सिर्फ तालिबान को क्या चिल्लड़ दिया होगा? सुमित, बहुत मॉडेस्टली नहीं, बता रहे हो आप ये बात। नहीं, नहीं, ये कैसा है मालूम है? सी द थिंग इज, हम लोग जो अपेरेंट होता है, अब तालिबान इज अ क्रिएशन ऑफ सीआईए देमसेल्व्स। किसी की मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उसके फादर और ब्रेजेंस्की इज नोन एज द फादर ऑफ तालिबान इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड, यानी फादर ऑफ तालिबान इज ब्रेजेंस्की। ब्रेजेंस्की का जब डेथ हुआ तो ब्यूरोक्रेट ने एक ऑबिचुरी लिखा था
उसने चालू किया जेड बिग इन यू ब्रेजेंस्की इज नो मोर, ऐसा वैसा। बाद में क्या, नेवर माइंड, फॉरगेट व्हाट एवर ही डिड इन अफगानिस्तान, स्टोरी एंड्स। और बाद में मेरा ऐसा था, उसको मेरे साथ इतना लगाव था, मेरे पिताजी के साथ इतना लगाव था, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को मेरे मम्मी के हाथ का चिकन पसंद था, ऐसा वैसा सब। नेवर माइंड व्हाट एवर हैपेंड इन अफगानिस्तान। ओके, सो बेसिकली द थिंग इज दिस हैपेंस एवरीवेयर। एक जमाने में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किसको स्पॉन्सर किया है? एलटीटी को। एलटीटी का प्रभाकरण चेन्नई तक बोट में आता था, उसको बाद में इंडियन गवर्नमेंट के प्लेन में दिल्ली लेके जाया करते थे। तो ये वर्ल्ड ऐसे ही चलता है, इसके अंदर पैसा सब लोग के जेब में भी जाने वाला है। लेट अस बी रियलिस्टिक कि पॉलिटिशियन भी पैसा इसमें से ही कमाएंगे कि चलो ये करेंगे तो हमें भी 2 पैसा आ जाएगा। सबका साथ सबका विकास फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, तो ये होने वाला है। तो यहां रिस्क है कि बेसिकली इस तरह से चलने लगा तो शायद ऐसा भी हो सकता है दूसरे 2-3 आजू बाजू के देश में, बांग्लादेश में गवर्नमेंट टॉपल करना है, पैसा कहां से? इंडिया के शेयर बाजार में से पैसा निकालो और वहां बांग्लादेश में गवर्नमेंट टॉपल करो। हो सकता है अमेरिका से पैसा ही ना लगे, बोले मैं फ्री में करा के दे रहा हूं। हु नोस। और सी सबसे बिल्कुल। बड़ी बात है गायत्री, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, और गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान देना चाहिए। जब अदानी पे इश्यू आया तो अमेरिका ने अदानी के सामने इतना प्रोसीडिंग्स किया था। हम लोग ने अब सेबी रेगुलेशंस में थोड़ा क्रिमिनल प्रोविजंस को हम लोग ने स्टॉक मार्केट रिलेटेड, अगर केतन पारेख को अरेस्ट कर सकते हैं, हर्षद मेहता को अरेस्ट कर सकते हैं। हर्षद मेहता तो बेचारा जेल में ही मर गया। ओके, केतन पारेख कितना मुश्किल से जेल से निकला है हमें पता है, सबको पता है, यानी जो भी थोड़ा स्टडी करेगा सबको पता है। हम लोग क्यों जेन स्ट्रीट के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स है और मिलेनियम फंड के अंदर जो लोग गए उसको क्यों अरेस्ट वारंट नहीं इशू कर सकते? एटलीस्ट फ्रॉम अ ग्रैंड स्टैंडिंग, अमेरिका को दिखाने के लिए कि भैया सिर्फ आप चौधरी नहीं हो, आप ताऊ नहीं हो, हम भी, हमारे यहाँ अगर क्रिमिनल इश्यूज होते हैं तो हम भी आपके लोगों के, आपके सिटीजन के सामने अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं। ये हम लोगों ने करना चाहिए, एक बार के लिए तो दांत दिखाने चाहिए कि डर नहीं भैया रहेगा, हमें। नहीं कुछ भी करके हाँ चले उनको, जाएंगे, डर नहीं रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, तो इसका क्रिमिनल प्रोविजंस आना चाहिए सीआरपीसी में। यानी अब जो भारतीय न्याय ये संविधान, ये इसमें आना चाहिए बीएनएस में कि भैया आप इस तरह से करोगे तो आपको यहाँ 10-15 साल की जेल होगी, ये एविडेंस है। तो हम लोग उसका एटलीस्ट आपके ऊपर, और यहाँ जो ब्रोकर्स है वो ब्रोकर्स को अरेस्ट करना चाहिए सो दैट लोगों को डर लगा रहे। अब यहाँ तो क्रियल क्रिमिनल है, उन लोग ने लिटरली इंडिया में उन्होंने कंपनी बनाई थी। ओके, मैं आपको डिटेल्स नहीं दूंगा, लेकिन उन लोग ने 9:15 3 मिनट में उन लोग ने 9 रुपए कमाए थे। 3 मिनट में इतना स्पीड पे काम किया था इंडिया में कंपनी एक बना मिनट, के। 3 मिनट में कितने रुपए कमाए थे? आप शायद नंबर थोड़ा गलत बोल गए, 9 रुपए पर आपने बोला। 9 रुपया 21 पैसा 3 मिनट में पर पुट। हाँ, मतलब ट्रिपल। यानी एक ट्रिपल। करोड़ पुट होगा तो 9 करोड़ रुपया ऐसे ही 3 मिनट के अंदर बना लिए थे। तो आई उसके नो। लिए उन्होंने इंडिया में एक डोमेस्टिक कंपनी बनाई थी। तो हम यहाँ भी लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जिससे डर रहे। अब जैसे अदानी के केस में रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने पब्लिक नहीं किया है, लेकिन इंडिया में लोग इन्वॉल्व थे जिसने अदानी की पिटाई करने में भाग लिया था। तो यहाँ के भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब जो किंगस्टन कैपिटल फंड है जिसने अदानी में गेम खेला था, उसने तो यहाँ के ब्रोकर्स के थ्रू ही काम किया था ना। तो हम लोग ने कुछ तो करना चाहिए लोगों में डर बिठाने के लिए। जस्ट इवन अमेरिका एटलीस्ट एक अरेस्ट वारंट नहीं इशू करो, इंटरपोल को बोलो कि ये है, चलो अमेरिका में उसका नहीं करेंगे उन लोग अरेस्ट, हमें भी पता है डेविड कॉलमैन हेटली को कितने सालों तक बट ऐसे ही प्रेशर रखा तो था। बनाना बनता है ना, यू हैव टू हैव प्रेशर, अदरवाइज तो फिर दे विल गो लाइक कि हम तो, हमने, यस उनका एग्जैक्टली, स्टाइल वो अलग जरूरी है। है, प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है। राइट। और यहाँ अपनी गवर्नमेंट कहीं चूक रही है। हम लोग शायद अमेरिका से डर रहे या सहम के रह जाते हैं या पीछे पड़ जाते हैं कि हम ऐसे नहीं कर सकते अमेरिका के साथ, आई ऐसा नहीं थिंक करना। पॉइंट रेज करना तो इज नॉट अबाउट डरना, पॉइंट रेज करना ही चाहिए, चाहे विच एवर प्लेटफॉर्म यू डू। और इसमें तो सेबी को यस, स्पेशली फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ने भी ब्लैकलिस्ट कर फ्रंट फुट देना, पे खेलना उन चाहिए। फर्म्स को ही ब्लैकलिस्ट कर दो आप, अरेस्ट तक तो बाद में जाना। पहले जो नहीं, उन फर्म्स ब्लैकलिस्ट है तो उनसे कर दिया। रिलेटेड उनके और बैंक अकाउंट्स है उनको फ्रीज करिए, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। भारत नहीं, वो तो न्याय के कर दिया है। मामले में तो पचासों न्याय होते हैं।
सी ब्लैक इसको फंड इसका जो फंड्स है 4,800 करोड़ रुपया उसके शेयर्स इंडिया में पड़े थे, वो सेबी ने सीज कर लिए हैं। पहले फ्रीज किए थे, वो सीज भी कर लिए, यानी एटलीस्ट अभी हम बोल सकते हैं कि 36,500 करोड़ के बदले उसमें से 4,800 करोड़ कम वो लेके गया, क्योंकि उतना सीज कर लिया सेबी ने। तो वो तो उतना किया है उसने, वो तो हमने सीज कर लिया है, फ्रीज कर डाला है, लेकिन द थिंग इज वी हैव नॉट टेकन क्रिमिनल एक्शन। उसको इंडिया में ट्रायल के लिए खड़ा करना जरूरी है। जी, थैंक यू सो मच सुमित जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सुमित जी से कोई स्पेशल शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हिंद।